ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी पूरी कहानी जानते हैं? ये बात है उस इंसान की जिसे बच्चे पसंद करते थे, जिसे बुजुर्ग सम्मान देते थे और जिसे पूरा भारत दिल से प्यार करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उन्हें बचपन में अखबार बांटने का काम करना पड़ा था। जी हाँ, जो व्यक्ति आगे चलकर भारत के मिसाइल प्रोग्राम का चेहरा बना, भारत रत्न से सम्मानित हुआ और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। उसकी कहानी एक छोटे से समुद्री द्वीप से शुरू हुई थी। 15 अक्टूबर 1931 भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण सा नाव चलाने का काम करते थे। परिवार अमीर नहीं था, घर में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें भरपूर थी: ईमानदारी, संस्कार और मेहनत। अब्दुल कलाम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। वो हर चीज़ को ध्यान से देखते, समुद्र के ऊपर उड़ते पंछियों को देखते और सोचते, ये आसमान में कैसे उड़ते हैं। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता इसी आसमान से जुड़ने वाला है। पर अभी सफ़र बहुत लंबा था। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसीलिए छोटी सी उम्र में ही अब्दुल कलाम ने परिवार की मदद करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो अखबार बांटते थे, स्कूल जाते, फिर पढ़ाई करते और रात को सपने देखते। ऐसे सपने जो उस समय लगभग नामुमकिन लगते थे। लेकिन अब्दुल कलाम में एक बात अलग थी, वो मुश्किलों को बहाना नहीं बनाते थे, वो उन्हें आसान बना लेते थे। स्कूल में उनकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से हुई जिन्होंने उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। एक दिन क्लास में टीचर ने पंछियों की उड़ान के बारे में पढ़ाया। अब्दुल कलाम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने उनकी आंखों में चमक देखी और शायद उसी दिन एक सपना जन्म ले चुका था। आसमान को छूने का सपना, उड़ने का सपना और भारत के लिए कुछ बड़ा करने का सपना। लेकिन सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों अलग बातें होती हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने फैसला कर लिया था, उन्हें आसमान से जुड़ा कोई काम करना है, उन्हें उड़ान के राज को समझना है। इसी सपने के साथ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई आसान नहीं थी, परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी मजबूत नहीं थी, कई बार पैसों की दिक्कत आती थी। लेकिन अब्दुल कलाम हार मानने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे कि गरीबी किसी इंसान के सपनों को तब तक नहीं रोक सकती जब तक वो खुद रुकना ना चाहे। दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की। अब वो पायलट बनना चाहते थे। अब्दुल कलाम ने एयरफोर्स के पायलट सिलेक्शन के लिए आवेदन किया। पूरे उत्साह के साथ वो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका सपना अब सच होने वाला है। लेकिन ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। फाइनल रिजल्ट आया, सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट को चुना जाना था। अब्दुल कलाम पूरी उम्मीद के साथ लिस्ट देख रहे थे और फिर बस कुछ रैंक के अंतर से उनका नाम रह गया। जिस सपने को बचपन से देखा था वो उनकी आंखों के सामने टूट गया। सोचो भाई, एक ऐसा सपना जिसके लिए सालों तक मेहनत की हो और जब वो बस एक कदम दूर हो तभी हाथ से निकल जाए। बहुत से लोग उस दिन हार मान लेते, बहुत से लोग अपनी किस्मत को दोष देते, लेकिन अब्दुल कलाम ने कुछ और किया। उन्होंने अपनी नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर वो पायलट नहीं बन सकते तो वो ऐसा विमान और रॉकेट बनाएंगे जिन पर पूरे देश को गर्व होगा। ये फैसला उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कुछ ही दिन बाद उन्हें एक सरकारी संस्था में काम करने का मौका मिला। यहीं से उनका सफ़र साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सचमुच शुरू हुआ। उनके अंदर एक ही जुनून था, भारत को मजबूत बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और इसी जुनून ने धीरे धीरे एक साधारण इंजीनियर को देश के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में शामिल कर दिया। लेकिन असली चुनौतियां अभी शुरू हुई थी। पायलट बनने का सपना टूटने के बाद उन्होंने एक बात समझ ली थी, कभी कभी ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जिसके लिए हम बने होते हैं। अब्दुल कलाम ने अपना पूरा ध्यान साइंस और टेक्नोलॉजी पर लगा दिया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में काम करना शुरू किया। उस समय भारत आज जितना तकनीकी रूप से मजबूत नहीं था। रॉकेट टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दुनिया के कई देशों से पीछे था। लेकिन अब्दुल कलाम और उनकी टीम का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि भारत किसी पर निर्भर ना रहे। वो चाहते थे कि भारत अपनी तकनीकी खुद विकसित करे। लेकिन मकसद जितना बड़ा था, रास्ता उतना ही मुश्किल। कई सालों की मेहनत के बाद एक महत्वपूर्ण रॉकेट लॉन्च की तैयारी हुई। पूरे देश की नज़रें उस मिशन पर थीं। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की थी। अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जान लगा दी थी।
और फिर लॉन्च का दिन आ गया। काउंटडाउन शुरू हुआ, सबकी सांसें थम गईं। रॉकेट ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही समय बाद मिशन असफल हो गया। रॉकेट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। पूरे देश के सामने मिशन फेल हो गया। सोचो भाई, सालों की मेहनत, हजारों लोगों की उम्मीदें, और एक पल में सब बिखर गया। बहुत लोग इस स्थिति में हिम्मत हार जाते, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने अब्दुल कलाम को जिंदगी भर के लिए बदल दिया। उस समय संस्था के प्रमुख ने मीडिया के सामने जाकर मिशन की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने टीम को दोष नहीं दिया, अब्दुल कलाम को दोष नहीं दिया, और कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ समय बाद जब अगला मिशन सफल हुआ, तब उन्होंने मीडिया के सामने अब्दुल कलाम और उनकी टीम को भेजा। सफलता का श्रेय उन्हें दिया। उस दिन अब्दुल कलाम ने लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सीखा। असफलता की जिम्मेदारी लीडर लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। ये बात उनके दिल में घर कर गई। और फिर आया वो समय जिसने उनका नाम पूरे भारत में मशहूर कर दिया। रॉकेट टेक्नोलॉजी के बाद उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया। एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट्स में उनका योगदान रहा। धीरे धीरे लोग उन्हें एक नए नाम से बुलाने लगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक समय जो लड़का अखबार बांटता था, अब भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक बन चुका था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि बहुत जल्द पूरा भारत उन्हें एक नए रूप में देखने वाला था। एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में। साल 2002 भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक सपने देखने वाला इंसान भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा था। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें कोई घमंड नहीं आया। ना उनकी सादगी बदली, ना उनका व्यवहार, ना ही उनका देश के बच्चों के प्रति प्यार। जहाँ भी जाते बच्चों से मिलते, उन्हें बड़े सपने दिखाने के लिए प्रेरित करते। वो कहते थे सपने वो नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दें। शायद इसीलिए बच्चे उन्हें इतना पसंद करते हैं। वो राष्ट्रपति कम और टीचर ज़्यादा लगते थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के हाथों में है। इसीलिए राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया। वो लगातार देश भर में घूमते रहे, लेक्चर देते रहे, युवाओं को प्रेरित करते रहे। उन्हें यकीन था कि अगर भारत का युवा बड़ा सोचेगा तो भारत भी बड़ा बनेगा। उनके योगदानों के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी अब्दुल कलाम की पहचान उनकी विनम्रता ही बनी रही। और फिर आया 27 जुलाई 2015 का दिन। उस दिन भी वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, युवाओं से बात करना, स्टूडेंट्स को प्रेरित करना। लेक्चर देते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही समय बाद भारत ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग रो रहे थे। नेता, वैज्ञानिक, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी उन्हें याद कर रहे थे, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति नहीं खोया था, भारत ने एक ऐसा इंसान खोया था जिसने लाखों लोगों को सपना देखना सिखाया था। दोस्तों, अब्दुल कलाम की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आप कहाँ पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपके सपने कितने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। एक गरीब परिवार का लड़का, एक अखबार बांटने वाला बच्चा, पायलट बनने में असफल हुआ एक युवा, आखिरकार भारत का राष्ट्रपति बना। और यही वजह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। कहानी खत्म हुई, लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है। अगर आपको लगता है कि परिस्थितियां आपको रोक रही हैं, तो अब्दुल कलाम की कहानी याद रखिए। शायद आपका सपना भी आपका इंतजार कर रहा है। सुनते रहो, बस आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।